नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 14 अगस्त को मना विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 2021 में की गई थी घोषणा। सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी विभाजन रेखा। भारत में मिलने वाले नमक और शक्कर में माइक्रोप्लास्टिक मानवीय स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है। माइक्रोप्लास्टिक एनजीओ ने किया खुलासा। और 15 अगस्त को मनेगा भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस। विकसित भारत रखी गई थीम। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना। आइए शुरू करें। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के बंटवारे के चलते विस्थापन का सामना करने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 में ही की थी। देखिए, भारत का विभाजन देश के लोगों के लिए एक त्रासदी थी। ये कोई एक ऐसा फैसला नहीं था जो लोगों ने लिया हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर हुआ। भारत का विभाजन जबरन, पलायन और मानव विस्थापन की कहानी है। देश के दो हिस्से हो गए। लोगों की जीवन शैली और सदियों तक सह अस्तित्व में रहे समाज अचानक से खत्म हो गए। धर्म और आस्था पर आधारित यह हिंसक विभाजन लोगों की स्मृतियों में विभीषिका ही है। शाब्दिक तौर पर विभाजन और बांटना दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन हैं अलग। मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट हैं। आपसे 2 हिस्सों में बांटने के लिए बोला जाए, आप 2 जगह 5-5 चॉकलेट्स कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही चॉकलेट है और आपसे बांटने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? आप चॉकलेट को 2 भागों में तोड़ देंगे। विभाजन का अर्थ तोड़ना ही होता है। इस दौरान तकरीबन 6 मिलियन गैर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान वाले हिस्से से निकलकर भारत आई। ऐसे ही तकरीबन 6.5 मिलियन मुस्लिम आबादी भारतीय हिस्से से निकलकर पाकिस्तान गई। आंकड़े बताते हैं कि विभाजन के दौरान हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन स्वीकृत आंकड़ा 5 लाख के करीब है। स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ लड़े हिंदू मुस्लिम समुदाय स्वतंत्रता के वक्त अलग देशों में जा रहे थे। विभाजन स्वतंत्रता आंदोलन की परिणति क्यों बना, यह इतिहास का एक बहुत जटिल सवाल है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति या घटना जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए लंबे वक्त तक चली घटनाओं की सीरीज जिम्मेदार है। हम जानते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग भी ज्यादा पुरानी नहीं थी। साल 1940 में तो मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पेश करके मुस्लिम एरियाज के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की थी, और 1 दशक कम वक्त में भी ये मांग पूरी तरह से अलग देश में बदल गई। उर्दू के एक कवि थे मोहम्मद इकबाल। उन्होंने गाना लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गाने को लिखने के कुछ सालों बाद ही साल 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंशियल भाषण में उन्होंने अलग मुस्लिम स्टेट की मांग की। इस तरह के कई मूड स्विंग्स विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल बनता ही है कि विभाजन तो हो ही रहा था, फिर इतनी हिंसा क्यों हुई? इसमें एक वजह है जल्दबाजी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति मजबूत नहीं थी। ब्रिटेन औपनिवेशिक सत्ता के टैग से जल्द बरी होना चाहता था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके पास जून 1948 तक भारत की स्वतंत्रता का काम निपटाने का वक्त था। लेकिन उन्होंने एडवांस में तारीख चुनी और आनन फानन में जो निर्णय लिए, उसके नतीजे हम सब वाकिफ हैं। ऐसे ही सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित की, इनके नाम पर ही रेडक्लिफ लाइन है। वे इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्होंने देश को समझे बगैर नक्शे पर लाइन खींच दी। इस तरह प्लानिंग की कमी, प्रशासनिक अस्थिरता और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे ने विभाजन की भयावहता को जन्म दी। इंसानों का माइक्रोप्लास्टिक के प्रकोप से बच पाना नामुमकिन सा लगता है। एक एनजीओ है टॉक्सिक्स लिंक। ये पर्यावरणीय मुद्दों पर रिसर्च और उनकी वकालत करता है। हाल ही में इसने एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक भारत में बिकने वाले सभी नमक और चीनी, चाहे वो पैकेज्ड हों या फिर अनपैक्ड हों, ऑनलाइन हो या लोकल मार्केट में बेचे जाने वाले, सब में कुछ मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। चिंता यह भी है कि ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट के मुकाबले आयोडाइज्ड नमक में माइक्रोप्लास्टिक का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया गया, जबकि आमतौर पर घरों में तो आयोडाइज्ड नमक ही ज्यादा यूज होता है। चीनी और नमक के नमूनों में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक 8 अलग अलग रंगों के थे: ट्रांसपेरेंट, सफेद, नीला, लाल, काला, बैंगनी, हरा और पीला। इस रिसर्च का मकसद है माइक्रोप्लास्टिक से होने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों को लेकर नीतिगत स्तर पर कुछ काम हो। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक्स किसी उत्पाद के निर्माण में या बड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में टूटने से उत्पन्न होते हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर परिभाषित करता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी कैटेगरी में व्यावसायिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के टुकड़े रखे जाते हैं, जैसे स्क्रब, शैम्पू, मस्करा में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक।
वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में बड़े प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक की बोतल से टूटने वाले माइक्रोप्लास्टिक को रखा जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का विषय है क्योंकि वे आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते और सालों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं। यहां तक कि नाली में बह जाने पर वे नदियों, झीलों और महासागरों में पहुंच सकते हैं, जहां वे समुद्री जानवरों द्वारा निगले जा सकते हैं और खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। जब माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और मनुष्यों द्वारा उपभोग किए जाते हैं तो वे मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। कुछ शोधों से पता चला है कि इनमें हानिकारक रसायन और विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो समय के साथ शरीर में जमा हो सकते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते कई देशों ने सौंदर्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आजकल कंपनीज माइक्रोप्लास्टिक के प्राकृतिक विकल्पों की ओर रुख कर रही है, जिनका उपयोग सौंदर्य उत्पादों में किया जा सकता है, जैसे कि कुचले हुए बीज, मेवे या फलों की गुठली को एक्सोफ्लोलिएशन के लिए। कंपनीज सेलुलोज या स्टार्च जैसी सामग्रियों से बने बायोडिग्रेडेबल विकल्प भी तलाश रही है। पंद्रह अगस्त यानी कल भारत अपनी आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है। 15 अगस्त को 200 सालों की औपनिवेशिक गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली थी। 2024 में स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। 2047 में ही भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। 9 अगस्त से शुरू होकर यह कैंपेन 15 अगस्त तक जारी रहता है। इसका मकसद है कि हर भारतीय तिरंगा झंडा फहराए, साथ ही हर भारतीय के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पनपे। देखिए, भारत के लोग एक लंबे वक्त से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर 15 अगस्त का दिन ही इसके लिए क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख क्यों चुनी, इसकी वजह अलग है। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के मुताबिक लॉर्ड माउंटबेटन का मानना था कि वो इस पूरे घटनाक्रम के मास्टर हैं, तो तारीख तो उनके मुताबिक ही होनी चाहिए। उन्होंने 15 अगस्त का दिन चुना क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। माउंटबेटन के लिए ये तारीख इसलिए भी अहम थी क्योंकि वे इस दौरान मित्र देशों की साउथ ईस्ट एशिया कमांड के हेड थे, जो कि जापान की इंपीरियल आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी। इस तरह माउंटबेटन प्लान के मुताबिक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को पारित किया, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी देने का प्रावधान किया गया। एक बात और समझिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिनों में राष्ट्रध्वज के रीति रिवाजों में फर्क है। जैसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, साथ ही तिरंगे को खंबे के एकदम निचले सिरे पर बांधा जाता है। प्रधानमंत्री रस्सी के जरिए तिरंगे को ऊपर खींच कर लाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है ध्वजारोहण। वहीं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर तिरंगे झंडे को खंभे के ऊपरी सिरे पर बांधा जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा बिना ऊपर खींचे अनफर्ल किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन भारत के नए राष्ट्र के तौर पर जन्म लेने का दिन है। उस दिन देश औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटिश जैक को नीचे करके भारतीय झंडे का ध्वजारोहण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति का पद नहीं था। राष्ट्रपति के पद के बराबर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक थे। इसलिए राष्ट्रध्वज को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने होस्ट किया। 26 जनवरी 1950 को देश स्वतंत्र था। भारत का संविधान एक स्वतंत्र देश की संविधान सभा ने अपनाया था। इसलिए दोनों दिनों में राष्ट्रध्वज के रीति रिवाजों में फर्क देखने को मिलता है। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को सूचित किया कि उसने एन्नौर स्थित कामराजा पोर्ट से 160 करोड़ रुपए की मांग की है। डब्ल्यूआरडी का आरोप है कि कामराजा पोर्ट आक्रामक प्रजाति यानी इन्वेजिव स्पीशीज के फैलाव के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह पोर्ट जहाजों से निकले बैलिस्ट पानी को नियंत्रित नहीं करता। बैलिस्ट पानी से क्या मतलब होता है? देखिए, जहाजों को स्थिर रहने के लिए समुद्र में एक निश्चित गहराई तक डूबना आवश्यक होता है। जब एक जहाज अपना माल उतारता है तो वो पानी में ऊपर उठ जाता है। इसे समुद्र में एक न्यूनतम गहराई में रखने के लिए जहाज के कर्मचारी समुद्री पानी को जहाज के टैंकों में भरते हैं, जिसे बैलिस्ट पानी कहा जाता है। और जब जहाज फिर से माल लादता है
जिससे वो अधिक डूब जाता है तो बैलेस्ट पानी को जहाज से बाहर पंप कर दिया जाता है। अभी तक बैलेस्ट पानी को भरने और निकालने पर कोई रोक नहीं थी, चाहे वो बंदरगाह हो, समुद्र में हो या तट के पास हो। क्योंकि बैलेस्ट पानी आक्रामक प्रजातियों को दूसरे देशों में ले जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती हैं, इसलिए वैश्विक शिपिंग ने बैलेस्ट पानी को नियंत्रित करने की मांग की है। भारत में वैज्ञानिकों ने जहाजों के बैलेस्ट पानी से आने वाली लगभग 30 आक्रामक प्रजातियों की पहचान की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट BWM कन्वेंशन को जहाजों के बैलेस्ट पानी में संभावित रूप से हानिकारक जलीय जीवों और रोगाणुओं के फैलाव को रोकने के लिए 2017 में लागू किया। आईएमओ के दस्तावेज दिखाते हैं कि अभी तक 97 देशों ने BWM सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जहां ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत इन देशों की सूची में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने पर रद्द कर सकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए अधिनियमों और आदेशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। आदेश जारी करने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे 13, 32 इत्यादि से सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति हासिल होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला इत्यादि में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया है। भारतीय संविधान में इसे यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति यूएसए से ही हुई है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण शुरू हुआ। इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। यह भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 12 से 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन और अन्य सैन्य कर्मी कर रहे हैं। श्रीलंकाई सेना की गजबा रेजिमेंट के कर्मी श्रीलंकाई दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मित्र शक्ति अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है और अर्ध शहरी वातावरण में संचालन पर ध्यान केंद्रित करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। इसे भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया। गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 kg का ग्लाइड बम है। यह लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। लॉन्च किए जाने के बाद यह बम बेहद सटीक हाइब्रिड नेविगेशन की मदद से टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ अर्थात भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया। संस्कृति विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग का है, जिसका संबंध लगभग 10,000 से 20,000 साल पहले से है। पेट्रोग्लिफ में गैंडे, हिरण, बंदर, गधे और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। सरकार का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रत्नागिरी में मौजूद कलाकृतियों में से 7 को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में डाला गया है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर चित्र या डिजाइन बनाना शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को कलिंग पुरस्कार में वार्षिक योगदान नहीं देने का निर्णय लिया है। इसका ओडिशा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने विरोध किया और समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और वैश्विक मंच पर ओडिशा की पहचान का प्रतीक है। दरअसल 2002 में पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ के बाद केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच खर्च के साझाकरण की व्यवस्था बनाई गई थी। पुरस्कार का खर्च 6:4:4 के अनुपात में साझा करना था। इस पुरस्कार की शुरुआत बीजू पटनायक के अनुदान के साथ कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई थी। अफ्रीका ने एमपॉक्स के प्रकोप को लेकर महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से पड़ोसी देशों में फैल गया है। कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी मंकी पॉक्स वायरस के कारण फैलती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का वायरस है। एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है यह जानवरों से लोगों में फैल सकता है। इसके लिए जिम्मेदार वायरस अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले छोटे बंदरों, रोडेंट्स और अन्य जीवों में पाया जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न।
पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। इसे भारत ने इजराइल के सहयोग से विकसित किया है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आइलैंड बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। वर्तमान में यह म्यांमार के नियंत्रण में है। यह आइलैंड बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, मालदीव्स किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका? सही जवाब है एशिया, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी परसों रात में, क्योंकि कल है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी देने हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।